आज हम डॉक्टर नामवर से जो आलोचक है उनकी आलोचना करने वाले हैं। नामवर सिंह जो हिंदी के मूर्धन्य आलोचक, संपादक, वक्ता एवं विद्वान रहे हैं। तो डॉक्टर अशोक, हमें आप आलोचक नामवर सिंह के बारे में बताइए। जी, तुलसी भाई, आपने सही कहा कि नामवर सिंह हिंदी के मूर्धन्य आलोचक हैं, संपादक है, वक्ता है, हाँ। विद्वान है और एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है। जी। उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में बृहद काम किया है। हाँ। जैसे छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद एवं संवाद आदि उनकी प्रमुख आलोचनात्मक किताबें हैं। जी जी। नामवर सिंह शीर्षस्थ शोधकार, समालोचक, निबंधकार तथा मूर्धन्य सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य थे। बराबर। और वे प्रगतिशील आलोचना अर्थात मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। ऐसे नामवर सिंह हमारी आज की चर्चा के विषय हैं। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 में बनारस के जियनपुर गांव में हुआ था। बराबर। हालांकि अब वह गांव उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पड़ता है। जी जी जी। उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए, पीएचडी करने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था। और इसके बाद उन्होंने क्रमशः सागर विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और निवृत्ति के बाद वे जेएनयू में भारतीय भाषा केंद्र में एमिरेट्स प्रोफेसर भी रहे। जी जी। और एक बात उनकी यह भी है कि वे कई भाषाएं जानते थे। नामवर सिंह जी, जैसे हिंदी तो है ही, इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी, अपभ्रंश, भोजपुरी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाएं उनको अच्छी तरह से समझ भी आती थी। उसमें वे बोल भी लेते थे और लिख भी लेते थे। और ऐसे नामवर सिंह ने इन सभी भाषाओं में बहुत पढ़ा है और यह उनकी आलोचना से हमें दिखाई देता है। नामवर सिंह 19 फरवरी 2019 को दिल्ली की एम्स में उनका निधन हुआ। और उस वक्त ऐसा लगा साहित्य जगत को कि एक सूर्य उनके बीच से चला गया। अशोक जी, नामवर सिंह एक आलोचक रहे हैं, तो उनका जो प्रकाशित जो आलोचनात्मक कृतियां हैं, तो जो उनका जो साहित्य, उनके बारे में आप हमें बताइए। यानी कि उनके आलोचनात्मक साहित्य के विषय में करीब उन्होंने 10 जितनी आलोचनात्मक किताबें लिखी है। 1951 में बकलम खुद नामक इनकी एक किताब उन्होंने लिखी थी, लेकिन बहुत वर्षों तक वह अप्रकाशित रही।
और 2013 में राजकमल प्रकाशन ने उसको प्रकाशित किया। उसमें उनके कुछ निबंध है आलोचनात्मक, कुछ गद्य हैं, कुछ आलोचनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने, जब वे एमए कर रहे थे जी जी, और उस वक्त उन्होंने जो शोध प्रबंध लिखा था, हाँ, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, हाँ, वह भी पुस्तक के रूप में 1952 में प्रकाशित हुई। उसके बाद पीएचडी के शोध प्रबंध अर्थात पृथ्वीराज रासो की भाषा जब पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई तो पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य के रूप में प्रकाशित हुई। उसके बाद उन्होंने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, जो उनकी मार्क्सवादी विचारधारा को प्रदर्शित करती है, आदि आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। हाँ, बराबर सर। नामवरसी का जो उनके संकलन हुए हैं, ये उस संकलन के बारे में हमें जानना है। तुलसी भाई, मैं बताऊं कि नामवर सिंह ने जितना लिखा उससे ज्यादा वे बोले हैं। व्याख्यानों में, सेमिनारों में या अलग अलग गोष्ठियों में, या उन्होंने छात्रों के साथ कई संवाद जो बाद में ये आपने कहा कि संकलन के रूप में प्रकाशित हुए, कई लोगों ने उसका संकलन किया और वे पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। ऐसे भी लगभग 10 से ज्यादा संकलन हैं, जैसे कि आलोचक के मुख से, कविता की जमीन और जमीन की कविता, उनके समीक्षात्मक निबंधों का संकलन, या हिंदी का गद्य पर्व, प्रेमचंद और भारतीय समाज, जैसे जमाने से दो दो हाथ, साहित्य की पहचान, आलोचना और विचारधारा, आलोचना और संवाद, पूर्वरंग आदि कई पुस्तकें उनके व्याख्यानों की, उनके द्वारा लिखे गए विभिन्न पत्रिकाओं के लेखों की आदि संकलन रूप में बाद में प्रकाशित हुए हैं। जी जी। अशोक जी, आपने बताया कि नामवरसी ने लिखा है उससे ज्यादा कहा है, वो बोले। तो नामवरसी का जो साक्षात्कार, उनका संवाद जो रहा है, उनके बारे में आप हमें बताएं। उनके साक्षात्कारों और संवादों को भी फिर बाद में पुस्तक रूप में प्रकाशित कई करवाए हैं। जैसे कहना न होगा 1994 में प्रकाशित हुआ था, और उसके बाद बात में बात, फिर सम्मुख, साथ साथ आदि उनके साक्षात्कार और संवादों के संकलन कर उसको भी प्रकाशित करवाया है पुस्तकों के रूप में। हाँ, और एक बात और भी बताऊं कि उन्होंने कई पत्र लिखे हैं। हाँ। और उन पत्रों को, जैसे कि काशी के नाम, हाँ। काशीनाथ सिंह उनके भाई थे, और अच्छे कहानीकार भी है, साहित्यकार भी है। तो उनको लिखे हुए पत्र, तुम्हारा नामवर, उन्होंने नामवर संचयिता करके एक, जिसमें हिंदी समीक्षा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व प्रकाशित सामग्रियों को केंद्रित करके एक किताब प्रकाशित उनकी हुई है। वैसे ही उनकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा, उनके गुरु थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्वाभा, छायावाद पुस्तक जो है संकलन उनका, तो उसमें उन्होंने
जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी, पंत की प्रकाशित सामग्रियों का संकलन और उसको एकत्रित करके उसका प्रस्तुतिकरण हुआ है इसमें। रामविलास शर्मा नामवर की एक ये बहुत जानने योग्य बात है कि नामवर सिंह ने अपने विद्यार्थियों के साथ जो वाद संवाद किए थे, उनके साथ उन्होंने पढ़ाते समय जो कुछ बोले थे, तो उन्होंने अपने विद्यार्थियों के लिए नोट्स भी तैयार किए थे। और बाद में चलकर उनके 4 विद्यार्थियों ने उस नोट्स को इकट्ठा करके प्रकाशित हुए हैं, जो आज के विद्यार्थियों को साहित्य से जोड़ते हैं। तो एक अच्छे अध्यापक के रूप में वे इस नोट्स में उभर कर हमारे सामने आए हैं। जी 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 नामवर सिंह के संपादन कार्य के विषय में हमें जानना है, तो आप उनके बारे में बताइए। अध्यापन करवाने के साथ साथ वे वक्ता भी थे और उन्होंने लोगों के साथ या कई विषय केंद्रित उन्होंने प्रवचन भी दिए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वाचिक संकलन उनके बहुत प्रकाशित हुए हैं। और ये सब करने के साथ साथ उन्होंने जनयुग साप्ताहिक में बतौर संपादक काम किया। इसके अलावा उन्होंने आलोचना पत्रिका में जो त्रिमासिक थी उसमें भी संपादक के रूप में कार्य किया। और दूसरी बात यह भी है कि उन्होंने अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संकलन किया था। उन्होंने DLP जो मूल लेखक हैं उनकी पुरानी राजस्थानी पुस्तक का फिर से संकलन किया। उन्होंने 33 तोरी का अनुवाद किया। कार्ल मार्क्स जो उनको से ही वे प्रगतिवाद के पाठ नामवर सिंह सीखे, तो कला और साहित्य चिंतन करके एक किताब उन्होंने संपादित की है। और नागार्जुन की प्रतिनिधि कविताएं जो राजकमल से फिर प्रकाशित हुई, मलयज की डायरी, आधुनिक हिंदी उपन्यास, रामचंद्र शुक्ल की रचनावली उन्होंने संपादित की और राजकमल से प्रकाशित भी करवाई। इसके अलावा उन्होंने स्कूली शिक्षा के अभ्यासक्रमों के लिए भी कई पुस्तकें संपादित की। एक और बात भी साथ ही साथ बता दूं कि उनको लेकर यानी कि नामवर सिंह को लेकर कई शोधार्थियों ने शोध भी की है। और जैसे कि आलोचक नामवर सिंह है या कई पत्रिकाओं ने नामवर सिंह को लेकर विशेषांक भी प्रकाशित करवाए। और ऐसे तो उनको लेकर लिखा गया बहुत साहित्य है, जैसे कि पाखी का विशेषांक है या नामवर विचार कोश है, बहुवचन का विशेषांक है, आदि कई बातें हैं। एक बात यहाँ और भी है नामवर सिंह के विषय में कि वे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी रहे हैं और राजाराम मोहन राय पुस्तकालय के पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी रहे हैं। जी, नामवर सिंह। हाँ, ऐसे नामवर सिंह को कई पुरस्कार भी मिले हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में उनका कार्य बहुत विशाल रहा है। यानी कि नामवर सिंह आलोचक के साथ साथ उनका संपादन कार्य भी बहुत अच्छा रहा है। हाँ, उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो वक्तव्य दिए, उसका संपादन मुख्य रूप से बहुत हुआ है।
बराबर बराबर। जो आलोचक नामवर सिंह जी हैं, तो उनकी हिंदी की बौद्धिक दुनिया का केंद्रीय व्यक्तित्व आप बन गए थे, नामवर सिंह। तो ऐसे नामवर सिंह के बारे में आप बताइए। जब नामवर सिंह समीक्षा के क्षेत्र में आते हैं हम्म, और वे बौद्धिक दुनिया के केंद्र बनते हैं, हम्म, उसके पहले हम्म, अ, वैसे तो हिंदी आलोचना के 125 साल के इतिहास में हम्म, कई प्रबुद्ध आलोचक हुए, जी जी। लेकिन उनके समय में अज्ञेय जी, हाँ, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी का दबदबा था। हाँ, हिंदी संसार की हलचलों के केंद्र में तब नामवर सिंह ने अपनी जगह बनाई। जी जी। पहली बार ऐसा हुआ हम्म, कि कोई आलोचक हम्म, साहित्य का केंद्रीय व्यक्ति बना हो। हाँ, नहीं तो ऐसे तो लेखक कवि ऐसे साहित्यकार साहित्य के केंद्र में रहते हैं। मैंने कहा ना कि भाई अज्ञेय जी का दबदबा था, और अज्ञेय जी के सामने केंद्रीयता हासिल करना आसान नहीं था। अज्ञेय जी तो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे। उन्होंने कविता, उपन्यास, संपादन आदि क्षेत्रों में बहुत काम किया। और उनके नेतृत्व में कई लेखक, कवि, कहानीकार, आलोचक आए और अज्ञेय के व्यक्तित्व से भी प्रभावित भी रहे। ऐसे समय में नामवर सिंह आते हैं। वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं। उनकी बौद्धिक दुनिया के आकर्षक वे जब बने तो सोचेंगे नहीं। नामवर सिंह का पहनावा, उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था। ऐसे समय में धोती कुर्ता जैसे खास पहनावे के साथ बनारसी पान की अदा के साथ नामवर सिंह आते हैं और केंद्रीय व्यक्ति बन जाते हैं। उसके पीछे का बहुत कारण है। उसके पीछे नामवर सिंह ने इतना पढ़ा है, उतना अध्ययन किया है कि साहित्य को पढ़ पढ़ कर उनकी आंखें पक गई थी। ऐसा समग्र आलोचना की दुनिया बात करती है। पुस्तक पक्की आंखें। हाँ, त्रिलोचन ने उनके लिए तो कहा ही है कि उनकी आंखें जो थी वह पुस्तक पकी आंखें विशेषण से उनको नवाजा था उन्होंने। और आलोचक नामवर सिंह हिंदी की बौद्धिक दुनिया का केंद्रीय व्यक्तित्व बने और बनने भी चाहिए थे। उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वे नगर कस्बे की बोली बोलते थे और पूरी दुनिया के विचार व्यक्त करते थे। और वे छात्रों, अध्यापकों और हालांकि वे जब वक्तव्य देते थे तो नगर के प्रबुद्ध नागरिक भी उनको सुनने के लिए आते थे और उनको सुनने के लिए बहुत बड़ी भीड़ लगती थी। ऐसा हिंदी साहित्य में पहली बार हुआ कि कोई ऐसा, वैसे तो नामवर सिंह मार्क्सवादी थे, पर मार्क्सवादी होते हुए भी उनको सुनने के लिए गैर मार्क्सवादी नागरिकों की एक बड़ी जमात लगती थी। और उन्होंने समाज के लिए साहित्य की भूमिका तैयार करने का काम किया और इसी कारण वे आलोचक होते हुए भी साहित्य के केंद्रीय व्यक्ति रहे बने। जी जी। अशोक जी, नामवर जी का जो साहित्यिक व्यक्तित्व, उनके बारे में आपसे जानेंगे। हाँ, उनके साहित्य के विषय में तो अभी हमने जाना। तो नामवर सिंह ने अपने लिखे से हिंदी भाषी जनता को शिक्षित किया। उससे अधिक मैंने बताया उसी तरह
व्याख्यानों के जरिए यह काम किया है। जी। वे व्याख्यान बहुत देते थे। जी। वैसे तो कविता के नए प्रतिमान 1968 में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद 1982 में उनकी दूसरी परंपरा की खोज आती है। यानी कि करीबन 14 साल तक उनकी किसी किताब का प्रकाशन नहीं हुआ था। ऐसे नामवर सिंह इस समय के दौरान इनकी किताब नहीं आई थी, फिर भी उनका व्यक्तित्व, जो साहित्यिक व्यक्तित्व निर्माण हो रहा था, क्योंकि वे घूम कर व्याख्यान देते रहे। यह समय के दौरान किताबें नहीं आ रही थी उनकी प्रकाशित होकर, पर व्याख्यानों की उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। और आलोचना के क्षेत्र में उनके जो विरोधी थे उन पर व्यंग्य कसते थे कि यह तो वाचिक परंपरा का आलोचक है। तो ऐसा कहना उनका विरोध करने के लिए शुरू हुआ था, पर यह तो उनका भूषण बन गया, क्योंकि वे लिखते नहीं थे, सिर्फ बोलते थे। और कवि नागार्जुन ने नामवर सिंह की भाषण कला की प्रशंसा करते हुए नामवर सिंह के विरोधियों को जवाब देते हुए जो लिखा है उसको हमें देखना चाहिए। वे कहते हैं, अपने देश में आम जनता तक बातों को ले जाने की दृष्टि से पुस्तकों से दूर कर दिए लोगों तक विचारों को पहुंचाने के लिए लिखना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा बोलना, स्थापित करना जरूरी है। और विश्वविद्यालयों की तुलना में यह जंगम विद्यापीठ ज्यादा जरूरी है। और वे आगे कहते हैं कि नामवर सिंह जी जो है वे इस जंगम विद्यापीठ के कुलपति थे। और अब तक हिंदी में यह काम कोई दूसरा व्यक्ति यानी कि आलोचक नहीं कर पाया था। वह आलोचक के रूप में नामवर सिंह ने कर दिखाया। और उनके लिए किसी विद्वान ने कहा है कि वे लोगों के आलोचक थे। यानी कि उसको दूसरे शब्दों में कहें तो वे पब्लिक इंटेलेक्चुअल आलोचक थे। जी 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 जी, बराबर। तो विवाद प्रिय आलोचक नामवर सिंह, तो वो विवाद प्रिय आलोचक व्यक्तित्व उनका जो रहा है, उनके बारे में आप बताइए। आप आगे की चर्चा से तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने राह ही ऐसी पकड़ी थी। कि विवाद उन्होंने पुरानी परंपराओं को तोड़ना सबसे पहले शुरू किया। जैसे छायावाद पर कई आलोचकों ने काम किया था, उस पर हम आगे बात करते हैं। लेकिन उनकी छायावाद 1955 में आई। उसके बाद इतिहास और आलोचना 1957 में आलोचनात्मक ग्रंथ आया। से नामवर, इन दो पुस्तकों से नामवर सिंह ने आलोचक व्यक्तित्व की पहचान बनाई। उसके बाद सन 1964 में कहानी नई कहानी और कविता के नए प्रतिमान 1968 में प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों के जरिए वे प्रतिष्ठित हुए हिंदी समाज में, हिंदी साहित्यिक आलोचना में। और उसके बाद सन 1982 में, मैंने अभी कहा 14 साल बाद, 12-14 साल बाद दूसरी परंपरा की खोज उन्होंने लिखी। और वे आलोचना की बहस के केंद्रों में वर्षों तक रहे। और 1989 में मार्क्सवादी विचारधारा को व्यक्त करने वाली, उसमें सिर्फ मार्क्सवादी विचारधारा ही नहीं, बहुत कुछ है, वह वाद विवाद और संवाद प्रकाशित हुई। और इसके जरिए उन्होंने अपने व्यक्तित्व को विवाद प्रिय आलोचक का व्यक्तित्व बनाया। और हमेशा यह व्यक्तित्व उनका बना रहा है।
आलोचना पत्रिका का जब वे प्रकाशन कर रहे थे तो वे दशकों तक नई आलोचना की समझ लोगों में विकसित करते रहे और इन सब कामों के जरिए हिंदी आलोचना को भारतीय संदर्भों के साथ वैश्विक साहित्य से, या दूसरे शब्दों में कहें वैश्विक साहित्य समझ से जोड़ने का काम नामवर सिंह ने किया और नई पीढ़ी के आलोचकों के लिए बौद्धिक क्षितिज का विस्तार करने में नामवर सिंह ने जो ऐतिहासिक योगदान दिया है वह महत्वपूर्ण है। हाँ, कई लोगों ने इसका वाद विवादित व्यक्तित्व के रूप में देखा, पर ऐसा कुछ है नहीं। मान लीजिए कि छायावाद पर मैं अभी बता रहा था, तो छायावाद को लोगों ने अबुझ पहेली बनाया रखा था। आज के समय में हम छायावादी कविता को पढ़ते हैं तो वह बात हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि नामवर सिंह ने वह अबुझ पहेली को सुलझा दिया था। और नामवर सिंह का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि वे सुलझी हुई पहेली को भी अनसुलझा कर देते हैं। यानी कि प्रश्नों में से प्रश्न निकालकर वे साहित्य को और गहराई से चर्चित करते हैं। छायावाद के विषय में उनसे पहले जैसे हम बात करें कि शांति प्रिय द्विवेदी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, नगेंद्र ने बहुत कुछ लिखा है। रामविलास शर्मा ने निराला संबंधित लिखा है और छायावाद के प्रमुख चारों कवियों, इसके अलावा छायावाद से जुड़े अन्य कवियों के विषय में बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन फिर भी जैसे कि छायावाद सामान्य पाठक के लिए छाया ही बना रहा था, तो नामवर सिंह ने अपनी छायावाद नामक पुस्तक के माध्यम से इस नई काव्य प्रवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में गहराई से पृष्ठ पेषण किया और उसको समझाने की कोशिश की। और छायावादी कविता को उन्होंने राष्ट्रीय जागरण का पर्याप्त आभास देने वाला कार्य करता हुआ काव्य कहा और उसको साबित भी किया। छायावाद के काव्य सौंदर्य के, यानी कि नामवर सिंह द्वारा किए गए काव्य सौंदर्य के विवेचन से स्पष्ट होता है कि यह तो सौंदर्य से भरा हुआ काव्य है, स्वाधीनता की भावना से भरा हुआ काव्य है और ये कविताएं विशाल परिदृश्य को व्यक्त करती हुई कविताएं हैं। छायावादी कविताएं उनकी दृष्टि में सार्वभौम और शाश्वत तत्वों से भरी हुई दिखाई देती हैं। और दूसरी चीज, नामवर सिंह ने छायावादी काव्य में सौंदर्य शास्त्र और एक अलौकिकता, जिसको छायावादी काव्य की रहस्यवादिता कहते हैं, उससे आगे जाके भी उन्होंने ऐतिहासिक कार्यों के रूप में उन्होंने जो कार्य किया, यानी कि छायावाद नामक एक गुत्थी जो लोग समझ रहे थे आलोचक, उस गुत्थी को उन्होंने अच्छी तरह से सुलझाया। यहां तक उन्होंने कहा कि भाई छायावाद जो है, यानी कि छायावादी काव्य को उन्होंने भक्तिकाल के समान महत्व भी दिया और उन्होंने, तुलसी जी बताओ कि ऐसा भी कहा है कि छायावाद जो है का जो ये गौरव है वह असाधारण है। यानी कि उन्होंने एक नई दृष्टि विकसित करके अपने छायावाद ग्रंथ में छायावाद की चर्चा की। जी जी, यानी कि आपने आगे भी कहा है कि नामवर सिंह बहुविध प्रतिभा रहे हैं। हाँ, जो वो आलोचक तो रहे हैं, आलोचना करते थे, उनके इसी भूषण के कारण वो विवाद में भी रहे, वो विवादित उनका भूषण बन गया। हाँ, तो
ऐसे जो नामवर्षी का जो जो उनका आप आगे उनके बारे में बताइए। जी, वैसे तो नामवर सिंह जो है वह प्रगतिशील आलोचक रहे हैं। हाँ। और उनकी पहचान इतिहास और आलोचना नामक उनकी पुस्तक से बनी। और यह जब पुस्तक आई तो मैं बताऊं उस वक्त पूरी दुनिया में शीत युद्ध का जमाना था। जी जी जी। और अमेरिका और रशिया के बीच एक स्पर्धा चल रही थी। और ऐसे समय में हिंदी में प्रगतिशील और गैर प्रगतिशील जमात के बीच अंतर्वस्तु और रूप को लेकर तीखी बहस भी चल रही थी। ऐसे समय में यह किताब नामवर सिंह की आई, इतिहास और आलोचना। और उन्होंने इस किताब के माध्यम से व्यापक लोकप्रियता और प्रतिष्ठा भी पाई। लेकिन बाद के वर्षों में नई कविता पर बात करते हुए उन्होंने गैर प्रगतिशील कवियों जैसे रघुवीर सहाय हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, श्रीकांत वर्मा है, आदि की कविताओं पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया। वे प्रगतिवादी विचारधारा के यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा के रचनाकार नहीं थे फिर भी। और उन्होंने कविताओं के विषय में जो विचार विमर्श किया उसमें उन्होंने कविता में रचनाकार के समाज के वर्णित विषयों के तनाव, विडंबना आदि को अभिव्यक्त जो कवियों ने किया था उसको आधार बनाकर उसका मूल्यांकन किया। यानी कि एक नई ही परंपरा की उन्होंने शुरुआत की। और इसीलिए हमने आरंभ में कहा कि वे आलोचक होते हुए भी साहित्य के केंद्र में रहे। कविता के नए प्रतिमान की कड़ी जो है वह आलोचना की प्रगतिशील जमात में हुई। और नामवर सिंह पर रूपवाद का आरोप भी लगा। उन्होंने अपनी आलोचना पुस्तक से मार्क्सवाद से उनके विचलन के रूप में भी देखे जाने लगी। लोग उससे विचलित हुए बिना उन पर फिर बहुत प्रश्न उठे थे। और वे ऐसे समय में भी वे विचलित नहीं हुए और उन्होंने अपना कार्य शुरू रखा। और बाद में चलते सिर्फ उन्होंने मार्क्सवादी रचनाकारों की ही समीक्षा नहीं की। मैंने कहा उसी तरह गैर मार्क्सवादी यानी गैर प्रगतिशील रचनाकारों की भी उन्होंने समीक्षा की, आलोचना की। और इसके कारण भी गैर प्रगतिशील कवियों और लेखकों को भी पसंद आने लगी। और धीरे धीरे वे विवाद के केंद्र बनते गए। यानी कि विवाद के केंद्र इस दृष्टिकोण से भी बने, यानी कि इसी तरह वो साहित्य के केंद्र में रहे। या बराबर। उनकी जो नामवर सिंह जी की मार्क्सवादी जो समझ है वो समझ आप हमें बताइए। देखिए, ऊपर जो हमने अभी बात की विवाद के केंद्र में, नामवर सिंह बहुत अध्ययनशील थे। और नामवर सिंह की पूरी आलोचना यात्रा जो है मैंने कहा उसी तरह की नए रास्ते की खोज है। और हिंदी में जो इकहरी मार्क्सवादी समझ उस जमाने में काम कर रही थी उसको बदलने में मुक्तिबोध के साथ नामवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी क्रम में रूढ़िवादी मार्क्सवादियों से वे टकराए भी। और वे गैर मार्क्सवादी लेखकों से संवाद भी करते रहे। उन्हें जो भी अच्छा लगा उसको उन्होंने परहेज नहीं किया और उस पर वे कार्य करते ही रहे। वो आलोचना कर रहे थे और आलोचक के रूप में है, तो उनकी कहानी की समीक्षा। हाँ, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए,
आधुनिक काल तक तो काव्य ही लिखा जा रहा था और काव्य की ही समीक्षा सब कर रहे थे। और नामवर सिंह के विषय में भी ऐसा कहा जाता है कि वे कविता के आलोचक हैं, लेकिन अपने समकालीनों में विजय देव नारायण शाही से उनके आलोचनात्मक संवाद हमेशा बने रहते थे जी। और अंग्रेजी के F.R. लिविस के वे लोग जो थे वे उनके प्रिय आलोचक थे। और मुक्तिबोध की तरह वे गैर प्रगतिशील लेखकों की कला को समझ भी रहे थे, सीख रहे थे। वे उनसे उन्हें परहेज नहीं था। और पाब्लो नेरुदा और मुक्तिबोध जैसे मार्क्सवादी माने जाने वाले कवियों की तरह उन्होंने कविता में तनाव को देखने की आलोचनात्मक पद्धति को विकसित किया। उन्होंने हमेशा कविता की परख यथार्थवाद के आधार पर नहीं की, प्रगतिशील विचारों के आधार पर की। और इसी कारण खास तौर पर वे प्रगतिशील आलोचक कहे गए। कहानी की आलोचना के विषय में हम जब बात करते हैं तो भैरव प्रसाद गुप्त ने उन्हें कहानी की आलोचना करने के लिए आग्रह किया था। और उन्होंने सबने जो आलोचना की पद्धति कहानी की यानी कि गद्य की आलोचना की जो पद्धति विकसित की थी उसके बिल्कुल विरोध में जाकर अलग तरह से उसकी समीक्षा पद्धति विकसाई। उन्होंने आज तक, जैसे हम सब भी हिंदी के विद्यार्थी रहे हैं जी। और हम कहानी की या उपन्यास की या गद्य साहित्य की समीक्षा कैसे करते हैं? कथा, वस्तु, पात्र, चरित्र, चित्रण यानी कि उन 6 तत्वों के आधार पर जी, जी। नामवर सिंह ने उसका विरोध किया। यानी कि उसके साथ साथ उन्होंने कहानी में एक नई जमीन, उसकी आलोचना के लिए नई जमीन को खोजने की कोशिश की। उन्होंने जिन बातों से कविता की समीक्षा की जाती थी या की जाती है उन टूल्स का उपयोग उन्होंने कहानी की समीक्षा में या कहानियों के मूल्यांकन में किया। जैसे कि हम कविता की समीक्षा करते हैं तो काव्यात्मकता के विषय में बात करते हैं, संगीतात्मकता के विषय में बात करते हैं। तो उन्होंने इन बातों को कहानियों में भी खोजना शुरू किया। और इसीलिए कहा जाता है कि उनकी जो कहानी की समीक्षा है उसमें कहानीपन है और उसमें संवेदनात्मक बदलाव यानी कि रचनाकार के संवेदनात्मक बदलावों को भी हम समझने लगे। यानी कि पूरा साहित्यिक समाज नई कहानी पर विचार के क्रम में जहां शुरू में निर्मल वर्मा है, उषा प्रियमवदा है, उनकी नवीनता को रेखांकित करते हुए उन्होंने उन प्रगतिवादी कहानीकारों की बुरी बुरी प्रशंसा की थी। बाद में जाकर उनको वे महत्व ही नहीं देते। वे तो प्रगतिशील समाज जमात के थे। पर नामवर सिंह ने आलोचनात्मक पहल के कारण हिंदी की प्रमुख विधा के रूप में कहानी को अलग नजरिए से देखा जाने लगा। ठीक ही विजय मोहन सिंह ने कहा है कि हिंदी कहानी का प्रथम विधिवत आलोचक नामवर सिंह है। और कहानी को देखने का नजरिया ही उन्होंने बदल दिया। यानी कि उनकी कहानियों की समीक्षा भी बहुत अच्छी रही। आलोचक जो नामवर सिंह आलोचक है वो आलोचक की आलोचनात्मक समझ, हमें आप बताइए उनकी आलोचनात्मक समझ के बारे में। देखिए, अभी आगे यह विषय पर हमने थोड़ी कुछ बात की है। उसको ही मान लीजिए कि विकसित रूप में देखें कि आलोचक की असली पहचान यह है कि वह किन रचनाओं को आलोचना के लिए चुनता है और उस चुनी हुई आलोचना किताब से या उन पुस्तकों से किन अंशों को रेखांकित करता है।
रचना के मर्म का रेखांकन किसी भी आलोचक की आलोचनात्मक समझ का प्रमाण है। यदि वह अच्छी और खराब रचना में फर्क नहीं करता तो वह आलोचक कहा ही नहीं जाएगा जी। और वह साहित्य सिद्धांत की चाहे जितनी भी ऊंची ऊंची बातें कर ले पर वह अच्छा आलोचक नहीं कहा जाएगा। इस अर्थ में आलोचक नामवर सिंह का लोहा उनके प्रतिपक्षियों ने भी माना है और यही आलोचक की आलोचनात्मक समझ उनमें थी। यानी कि उन्होंने पुस्तकों का या विषयों का चयन ही अच्छा किया। बराबर है। और रामचंद्र शुक्ल जो साहित्यकार थे वो एक साहित्यिक चिंतक थे, तो उतने बड़े रचना के वो मर्मी आलोचक भी थे। तो आप इस बारे में हमें प्रकाशित करें। यानी कि नामवर सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में उन्होंने जो काम किया है, वैसे तो आपने कहा उसी तरह की वे साहित्यिक चिंतक थे शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल। हाँ, मर्मी आलोचक भी थे और उन्होंने कविता के मार्मिक अंशों को जो पहचान शुक्ल जी ने की है उसका आज तक कोई जोड़ नहीं है। शुक्ल जी के बाद जिस आलोचक ने साहित्य के सिद्धांत की रचना के मर्म का उद्घाटन किया वे नामवर सिंह हैं। अब यही कारण है कि समकालीन से लेकर नई पीढ़ी तक के रचनाकार नामवर सिंह की आलोचनात्मक राय को महत्व देते रहे। जी जी। और यह कारण नहीं है कि तमाम विवादों के बावजूद प्रगतिशील गैर प्रगतिशील दोनों खेमों में वे आकर्षण के केंद्र रहे जी। और यह सम्मान कोई दूसरा मार्क्सवादी आलोचक हासिल नहीं कर सका है। नामवर सिंह मानते थे कि मार्क्सवादी आलोचना की सार्थकता जो है वह उसके लिए उनको मार्क्सवादी आलोचक की विभूषण की जरूरत नहीं थी। आचार्य शुक्ल की उन्होंने भरपूर उनके विषय में काम किया है, लेकिन उसके पहले हमें और कुछ बातों को हम देखें तो इस विषय को यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में उनके जो विचार हैं उसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जैसे कि मानवीय संवेदना, साहित्य का पठन पाठन और संपादन, उस साहित्य के चिंतन को पुस्तकों के पन्नों में उतारना, यह रामचंद्र शुक्ल की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। रामचंद्र शुक्ल ने पूरे हिंदी जगत को जो दिया है वह आज तक कोई दे नहीं पाएगा, दे सकता भी नहीं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उनके इतिहास को जांचना हो तो उसमें उन्होंने जो कवियों के उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों को और उन रचनाओं को देखना चाहिए। तब हमें वह समझ आएगी। और वह एक ऐसा आदमी था यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो समूचे हिंदी साहित्य से चुन चुन कर उद्धरण हमारे सामने रखता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में नामवर सिंह कहते हैं कि हिंदी साहित्य में गोल्डन ट्रेजरी तैयार नहीं हुई, बाकी विदेशी साहित्यों में हुई है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का अगर अध्ययन करें, उनमें दिए गए उदाहरणों का अध्ययन करें तो वह हिंदी साहित्य के इतिहास की गोल्डन ट्रेजरी ही है। यानी कि इतना महत्व वे देते हैं। यह अचूक पहचान है अच्छे आलोचक की। और युक्ति हो, सिद्धांत हो, मानदंड हो, ज्ञान हो, विद्वता हो, वे सारी चीजें, जैसे कि मूल वस्तु की ग्रहणशीलता हो, संवेदनशीलता हो,
यदि आलोचक में नहीं है तो वह कितना भी बड़ा आलोचक बन जाए, वह सही शोधक या आलोचक नहीं हो सकता। और ये सारी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल में थी और नामवर सिंह ने उन बातों को अपने लिए ग्रहण किया। इस दृष्टिकोण से भी नामवर सिंह के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण थे। वे आचार्य शुक्ल के विषय में ऐसा कहते हैं कि अगर हिंदी का अध्येता रहना है या हिंदी साहित्य के साथ जुड़े रहना है तो बार बार हमें आचार्य शुक्ल को पढ़ना पड़ेगा। उनको इतिहास के साथ साथ उनके द्वारा उन जो पुस्तकों का संपादन किया उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसकी भूमिकाओं को हमें पढ़ना पड़ेगा और तब जाके कोई व्यक्ति अच्छा चिंतनशील या चिंतनशील प्रणाली को विकसित करने वाला आलोचक बन सकेगा। उन्होंने समकालीन आलोचना की समस्याएं उसको लेकर एक व्याख्यान दिया था। बाद में वह वाचिक परंपरा में प्रकाशित भी हुआ है। और उन्होंने इसमें अपनी आलोचना संबंधित धारणा को व्यक्त किया है कि वे कहते हैं आलोचक के निष्कर्ष महत्वपूर्ण नहीं हुआ करते, है ना। निष्कर्ष के पीछे जो चिंतन प्रणाली है वह महत्वपूर्ण हुआ करती है। इसके साथ ही एक और चीज भी होती है जो तर्क और युक्ति है, मूल्य प्रणाली है। साथ ही साथ किसी आलोचक की पहचान भी उनकी उन तर्कशील पद्धति, युक्ति, मूल्य प्रणाली और सहनशीलता, संवेदनशीलता से आंकी जाती है। और इस दृष्टिकोण से उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में उन्होंने अभ्यास किया और हिंदी समाज के सामने उसको उन्होंने रखा। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल नामवर सिंह जी की प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हाँ, शुरू में तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति की आलोचना की थी, पर बाद में जब जैसे जैसे वे प्रबुद्ध होते गए, उनका अभ्यास गहरा होता गया, वैसे वैसे वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय बनते गए। अशोक जी, नामवर सिंह जी के विचार बदलते रहे हैं। देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में पहले उनकी धारणा कुछ अलग थी, बाद में कुछ अलग रही। एक जैसे कि हम कहते हैं कि उसपन या अतिशय सुसंगतता आलोचक नामवर सिंह की फितरत नहीं रही है। उन्होंने मैंने अभी कहानी के विषय में मैं बता रहा था, तो शुरू में वे निर्मल वर्मा को नई कहानी के केंद्र में रखते हैं। लेकिन बाद में जाकर वे उनकी समीक्षा या उनकी आलोचना पर खरे नहीं उतरते। तो उनकी परिंदे नामक नई कहानी है या बाद की पर उनकी जो कहानियां आई, तो उन्होंने उसकी आलोचना भी की, तीखी आलोचना की। आरंभ में निर्मल वर्मा की उन्होंने बुरी बुरी प्रशंसा की है, क्योंकि वे जिस नई कहानी के प्रथम रचनात्मक विस्फोट के रूप में उन्होंने देखा था वे सारी बातें, लेकिन बाद में वह बासीपन आता गया और उन्होंने उसको बाबावाद भी कहा है। और बाबावाद कह के उन्होंने, मैंने कहा उसी तरह की रचनात्मक परिणतियों में उनमें जो बाबावाद था, तो इसके कारण उन्होंने उनकी तीखी आलोचना की। कविता के नए प्रतिमान में यही बात जो आप कह रहे थे कि उनके विचार सतत बदलते रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि उनकी आलोचना बराबर परिपक्व होती गई है। और परिपक्वता के बाद उनमें कई विचारों में बदलाव आए।
मार्क्सवादी आलोचक तो रहे ही हैं, जैसे कि आरंभ में अज्ञेय जी उनके निशाने पर थे, लेकिन बाद के वर्षों में अज्ञेय के वे प्रशंसक बन गए हैं। जैसे उनकी एक कविता है अज्ञेय जी की, असाध्य वीणा, जिसकी नामवर सिंह ने तीखी आलोचना की थी। हाँ। लेकिन बाद में यही असाध्य वीणा दूसरे प्रसंगों में उनको अच्छी कविता लगने लगी है। अज्ञेय की नाच कविता जो है, उनकी तो उन्होंने कई गोष्ठियों में व्याख्या की है, मार्मिक व्याख्या की है। नाच कहानी की वस्तु ऐसी है कि जो लोग वह तनी हुई रस्सी पर वो लड़कियां मार्गों पर चलती है, हाँ, और जो रस्सी पर चलने वाली वह लड़की या वह व्यक्ति का जो तनाव होता है, और उस तनाव को रूपक बनाकर अज्ञेय ने जो प्रस्तुत किया है, और वह जो तनाव है उस तनाव को रचनाकार के व्यक्तित्व के साथ जोड़कर नामवर सिंह ने प्रस्तुत किया। उसी तरह मुक्तिबोध को नामवर सिंह ने नई कविता की केंद्रीय और शीर्ष व्यक्ति साबित कर चुके थे। लेकिन बाद के वर्षों में वे मुक्तिबोध के इतने प्रशंसक नहीं रह गए थे। उन्होंने उनका विरोध भी किया था। अंधेरे में कविता की उन्होंने बहुत लंबी समीक्षा लिखी, लेकिन बाद की कविताओं का उन्होंने नामवर सिंह ने विरोध किया। यानी कि उन्होंने आलोचना करते समय जो देखा, परखा, समझा, उसको उन्होंने अपनी आलोचना, यानी कि कोई बनी बनाए रास्ते पर वे चले नहीं। ये तो लगता ही ऐसा है। नामवर सिंह की जो आलोचना, उनकी आलोचना क्रम में जो सुसंगतता, हम उनके बारे में जानेंगे। अब देखिए, दूसरी परंपरा की खोज के जरिए उन्होंने आलोचक, इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व को गढ़ने वाले नामवर सिंह ने, यानी कि नामवर सिंह का जो व्यक्तित्व है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गढ़ा। वे उनके प्रिय शिष्य थे। लेकिन बाद में चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनावली का भी उन्होंने संपादन किया और महान आलोचक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा की। वैचारिक दृष्टिकोण से हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल में काफी फर्क नजर आता है, लेकिन वे दोनों की प्रतिष्ठा करते हैं। यानी कि आलोचना कर्म में जो सुसंगतता है, उन्होंने वहां साहित्यिक वैचारिकता को महत्व दिया है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है, अभी मैंने थोड़ा कुछ अभी बताया ही था, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ उन ग्रंथों में से हैं जिन्हें मैं नित्य पढ़ता हूं, ऐसा नामवर सिंह कहते हैं। हिंदी साहित्य का कोई विद्यार्थी यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को नियमित रूप से नहीं पढ़ता है तो मैं उसे, यानी कि नामवर सिंह, उसे हिंदी साहित्य का आधिकारिक अध्येता नहीं मानते। तो देखिए, फिर वे आगे भी आचार्य शुक्ल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है कि हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। हाँ। अपने युग के सबसे जागरूक आलोचक थे, बल्कि वे मूलतः आलोचक ही थे और उन्होंने इतिहास का स्थायित्व उनके आलोचनात्मक मूल्यांकन के दृष्टिकोण से किया। उनके महत्व पर अधिक जोर देते हुए उन्होंने यह भी कहा है कहीं कि यह हिंदी आलोचना का सौभाग्य है कि उसकी प्रतिष्ठा एक ऐसे समालोचक द्वारा हुई जो शुद्ध साहित्यिक आलोचक नहीं था, सिर्फ अलंकार और रस की मीमांसा करने वाला काव्य विवेचक नहीं था, बल्कि साहित्य को व्यापक सामाजिक संदर्भों से देखने वाला और साहित्य की सामाजिक
सार्थकता की प्रतिष्ठा करने वाला आलोचक था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में कहते हैं, और वे यह भी कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल दुनिया के महान आलोचकों के समान ही भारत के पहले गंभीर समालोचक दिखाई पड़ते हैं। और यही वे नामवर सिंह अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रतिष्ठा भी स्थापित करते हैं। उनकी सांस्कृतिकता, उनका सांस्कृतिक बोध, उनके ऐतिहासिक उपन्यास, लेकिन उन उपन्यासों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उन उपन्यासों में जो भारतीय संस्कृति का बोध है उसको लोगों के सामने व्यवस्थित वे लाए। यानी कि ऐसा जैसा आपने प्रश्न किया वैसा तो कहीं पर लगता नहीं। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक जब आई तो उसको आधार बनाकर उस समय के लोग, जैसे आपने प्रश्न किया कि बनाम वाला युद्ध, कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी बनाम द्विवेदी जी का खेल लोग खेल रहे थे, या अज्ञेय जी बनाम मुक्तिबोध का खेल खेल रहे थे, तो इन बातों में नामवर सिंह कहीं भी नहीं है। उन्होंने इस विषय में कहना थोड़ा कठिन भी है, पर दूसरी परंपरा की खोज करना एक और बात है, और वे कबीर की प्रशंसा करना और बात है। नामवर सिंह के लिए महान कवि जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद ने कबीर लिखा, कबीर पर संशोधन किया, लंबी आलोचना की, कबीर को कबीर के रूप में प्रतिष्ठित किया, जबकि उसकी जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की कई दृष्टिकोणों से समीक्षा भी की, शोध संशोधन भी किया। लेकिन कबीर की प्रशंसा नामवर सिंह करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की विवेचना करते समय, लेकिन नामवर सिंह के लिए महान कवि तो तुलसीदास और महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है, चाहे वे एक समय पर उनकी विवेचना कर चुके हो। और उनके आलोचना कर्म में सुसंगतता ढूंढने पर हमें निराशा लगती है। एक सुसंगत आलोचना किसी क्या कहेंगे उसको, कि किसी चौखटे में फिट की हुई आलोचना नामवर सिंह की आलोचना नहीं। और अगर हम आलोचक के रूप में या नामवर सिंह की आलोचना के प्रशंसक भी है, फिर भी उनमें कहीं पर भी वह उनके आलोचना कर्म में सुसंगतता नहीं ढूंढ सकते। अपनी आलोचना के दौरान आदमी यानी कि नामवर सिंह ने आत्मावलोकन भी कई बार किया होगा, और उन्होंने आत्मालोचन भी प्रस्तुत किए हैं, और उन्होंने जब जब भी उनकी आलोचना गहरी और प्रौढ़ होती गई, और उस समय वे उनके व्यक्तित्व बदलता भी दिखता है। अपनी बातचीत में इधर के वर्षों में नामवर सिंह ने, यानी कि जब उनका निधन हुआ उसके पहले पहले के वर्षों में उन्होंने यह स्वीकार भी किया था कि भाई कविता के नए प्रतिमान जब प्रकाशित हुई तो वह आलोचना की यात्रा थी, शीतकालीन युद्ध छाया थी दुनिया भर में, और इसका प्रभाव उनके पर था। इतिहास और आलोचना नामक पुस्तक में उन्होंने इस बात की स्वीकारोक्ति भी की है। उन्होंने छठे दशक की आलोचना की, वैचारिक संघर्ष की विवाद मूलक दस्तावेज भी उसको कहा है। यानी कि उन्होंने उन सारी बातों में जहां उन्होंने एक आलोचक के रूप में भूमिका अदा की थी और उसकी विवाद मूलक होने की बातों को
उन्होंने स्वीकारा, कुछ स्थलों पर तो अति सरलीकरण और अतिरिक्त आग्रह ऐसा उनका मिलता है। और ऐसे सुसंगत, ऐसा कहेंगे हम कि सुसंगत आलोचक नामवर सिंह रहे हैं। नामवर सिंह जो मार्क्सवादी आलोचक के विषय में है, तो उनका आलोचक के विषय में आप बताएं। यानी कि मार्क्सवादी आलोचक के रूप में नामवर सिंह, उस पर हमने काफी बातचीत कर दी है, फिर भी मैं बताऊं कि मार्क्सवाद पर बहुत कुछ उन्होंने अध्ययन किया था नामवर सिंह ने। आलोचना को वाद विवाद संवाद मानने वाले नामवर सिंह आलोचनात्मक समझ के निर्माण में निसंदेह मार्क्सवाद की बड़ी भूमिका रही है। यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा की उनके व्यक्तित्व के विकास में और उनकी समझ के निर्माण में बड़ी भूमिका रही है। जी जी। और उन्होंने न सिर्फ मार्क्सवाद को ठीक से पढ़ा था, लेकिन दुनिया भर के मार्क्सवादी विचारकों का भी उन्होंने अध्ययन किया था। यानी कि मार्क्सवाद और उसकी असर तले दुनिया भर के जो मार्क्सवादी विचारक थे, उनका अध्ययन उन्होंने गहराई से किया। मैंने कई विचारकों के नाम आगे बताया। बताए। और वे ऐसे थे कि उन्होंने कार्ल मार्क्स और उसका साहित्य के साथ उसको जोड़ा। जैसे कि लेनिन ने मार्क्सवाद के 3 मूल स्रोतों का उल्लेख किया है। देखिए, नामवर सिंह की भूमिका यहां दिखाई देती है कि उन्होंने देखा कि लेनिन ने 3 स्रोत, एक तो जर्मन दर्शन, दूसरा ब्रिटिश अर्थशास्त्र और फ्रेंच का समाजवाद, और उसका अनुभव पूरी दुनिया ने किया। पर एक अरसे से वे ऐसा सोच रहे होंगे, या वे एक जगह पर तो लिख रहे हैं कि इन तीनों स्रोतों के अलावा मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है कि एक चौथा स्रोत भी है मार्क्स का, मार्क्स के विचारों का, और उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। और वह चौथा स्रोत है ग्रीक ट्रेजेडी, यानी कि साहित्य। और लेनिन और मार्क्स का ग्रीक ट्रेजेडी में जो प्रथम्यू जो है चरित्र, वह मार्क्स का प्रिय पात्र रहा है। जी जी। और मार्क्स को ट्रेजेडी का प्रसिद्ध लेखक शेक्सपियर बहुत प्रिय था। और उन साहित्यिक विचार जो है वे मार्क्सवादी विचारधारा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दूसरे विद्वानों की तरह नामवर सिंह भी मानते हैं कि मार्क्स ने साहित्य के बारे में जो कहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण मार्क्स का वह भावबोध है जो साहित्य से आत्मसात करके बना था। नामवर सिंह कहते हैं, साहित्य से प्राप्त होने वाली यह भाव संपदा है। वे यह भी कहते हैं कि साहस, धैर्य, करुणा और क्रोध की मानवीय शक्तियां जो मनुष्य में ये गुण न हो तब तक वह क्रांति नहीं हो सकती। केवल विचारों से ही यह क्रांति नहीं होती। और उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो बात की है वह उन्होंने पोथियां पढ़कर ही तो सीखा है। यह जानकार बनकर क्रांतिकारी के रूप में आए, और नामवर सिंह ने यह सब आत्मसात किया। और जो गली गली में मार्क्सवाद के नाम पर जो शोरगुल करते हैं या मारे मारे फिरते हैं, ऐसे मारे मारे फिरने वाले मार्क्सवादी क्रांतिकारियों का उन्होंने विरोध भी किया। और ऐसे नामवर सिंह को के निर्माण में मार्क्सवादी विचारधारा के इन 4 स्रोतों का महत्वपूर्ण योग रहा है। और यह जो उनके निर्माण में
साहित्य की भूमिका है हम्म, उसके विषय में उन्होंने 1983 में यह बात कही थी जो मैंने अभी कही। जी और ऐसे नामवर सिंह जो आलोचक है और आलोचना के केंद्र बने रहे। जी जी, यानी कि एक आलोचक जो दूसरे साहित्यकार जैसे कि उपन्यासकार, बड़े लेखक, कवि होते हैं और साहित्य के केंद्र में रहते हैं, नामवरसी आलोचक होते हुए भी केंद्र में रहे और उनका आलोचना के कारण विवाद में रहना, वो विवादित व्यक्तित्व उनका भूषण हो गया। ऐसे नामवरसी जी के बारे में आपने हमें बहुत अच्छी तरह बताया।